हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की। डिफरेंस क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, हमने कोशिश की थी कि लॉजिक बिल्डिंग पर फोकस करें। हमने फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को देखा और जावा के वो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, जंपिंग स्टेटमेंट्स, इनको हमने समझा और प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया। मतलब यहाँ तक आते आते हमको ऑलमोस्ट क्लैरिटी आ चुकी है कि अगर मुझे सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को बनाना है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें किस तरीके से लूप्स को इम्प्लीमेंट करना है या कंडीशनल अगर कोई एग्जीक्यूशन आता है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये पूरी क्लैरिटी हमको आती है। और ये जो पूरी अप्रोच है हमारी, ये बेसिकली डिफाइन करती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, दैट इज अल्गोरिथमिक अप्रोच। अब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में, ताकि हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ, समझ पाएँ। तो आगे के टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को लेकर क्लैरिटी डेवलप कर लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, जिससे कि हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग या मुझे आगे स्ट्रिंग क्लास, रेपर क्लास, स्कैनर क्लास हम पढ़ चुके हैं सिर्फ, क्योंकि हमें इनपुट लेना था तो हमने बात कर ली थी पहले। तो जो भी इम्पोर्टेंट नीड होगी आगे की, वो थोड़ी सी हम क्लैरिटी बना पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। इसलिए आज ये लेक्चर अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दो लेक्चर में, इसमें और इसके बाद वाले लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम कैसे डिफरेंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या है। तो ये दोनों लेक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम थोड़ा सा स्विच होंगे अब जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की तरफ। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या डिफरेंस है, जो आप जानते भी और जो पढ़ने वाले हैं आगे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट क्लैरिटी के साथ हम डिस्कस करें। बहुत सारी बातें करने की बजाय आप फोकस्ड हो के टू द पॉइंट डिफरेंस को समझिए, तो फिर आपको सारी लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप चाहे पाइथन में आगे स्विच करो, सी प्लस प्लस में कहीं पर काम करो, या जावा स्क्रिप्ट में, सी शार्प में, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है तो फिर ये जो लेक्चर है ये वहाँ भी आपको सपोर्ट करेगा। हर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज में जब आप आगे बढ़ोगे और उसके बेसिस पर कुछ वर्किंग करना शुरू करोगे तो वहाँ पर ये लेक्चर आपको सपोर्ट करेगा। तो देखते हैं, इम्पॉर्टेंट 3-4 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो अप्रोच है विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन या प्रोसीजर, जैसे हम लोगों ने मेन फंक्शन में सारा कोड लिखा था, जब हम ऑब्जेक्ट और स्टैटिक की बात करेंगे तो डिफरेंट फंक्शन भी बना पाएंगे मेन के साथ में। तो फोकस क्या है अभी हमारा, वर्किंग का फोकस क्या रहता है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर कहीं इंप्लीमेंट होती है तो उनका पूरा फोकस फंक्शंस पे होता है, जबकि जावा चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम देती है आपको। हमने पहला प्रोग्राम ही कहाँ पर बनाया था, आपको याद होगा, क्लास डेफिनेशन के अंदर हमने मेन लिखा था, हेलो वर्ल्ड के साथ में भी। हालांकि जेडीके 21 में ये चीज़ भी हटी आएगी, मेन आप डायरेक्ट लिख पाओगे सी वाले पैटर्न पे। तो ये बेसिक यूनिट होती है वहाँ पर फंक्शन या प्रोसीजर, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है क्लास और ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम जावा के बेसिक्स पे बात भी करें, जावा के कॉन्सेप्ट को कवर करें, तो हमने देखा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम देती है आपको, क्योंकि हम मेन को भी कहाँ लिखते हैं अभी तक, क्लास बॉडी में। तो क्लास डेफिनेशन होती है और ऑब्जेक्ट की सिर्फ वहाँ पर अभी तक नीड क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने मेन को बना रखा है स्टैटिक, और स्टैटिक मेथड को हम सीधे क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। तो ये एक अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है वहाँ पर फंक्शन या प्रोसीजर करके टर्म मिलती है आपको, जबकि जावा बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास ऑब्जेक्ट में डील करती है और अभी तक भी किया हमने। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी लैंग्वेज हैं टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, अल्गोरिथमिक अप्रोच को फॉलो करती है। तो मैंने कोशिश करी है कि जो अभी तक की हमने जावा इम्प्लीमेंट की है
उसमें हमने इसी को अडॉप्ट किया है अभी तक। अरे ईफेल्स के प्रोग्राम्स, लूप्स के प्रोग्राम, अभी कोई बहुत ज़्यादा हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनारियो को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिर्फ ये देखा था कि मेन को आप लिखने का तरीका भले ही क्लास के साथ हो, पर हमने कोशिश किया कि यहाँ पर कि आप थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच को समझो, अल्गोरिथमिक अप्रोच को समझो। ये क्लैरिटी जब डेवलप होगी तो फिर हम ये मान लेंगे कि प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो हमारा ट्रेडिशनल जो कोडिंग अप्रोच है जो सालों साल से चली आ रही है, उस अप्रोच को भी हमने फॉलो किया और अपने लॉजिक्स को बनाया। देखो लॉजिक बिल्डिंग की बात जब भी होगी ना, तो हमें ये अल्गोरिथमिक अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच ही सपोर्ट करेगी। क्योंकि अगर हम एज ए बिगिनर अगर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप फ्लो चार्ट के बेसिस पे, एल्गोरिथम के बेस पर, सूडो कोड के बेस पर आप कोडिंग लिख पाओ, क्लियर इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में डिफरेंस क्या होगा? अब जब मैं जावा में उप्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि हम क्लास ऑब्जेक्ट वाली प्रोग्रामिंग करें, तो फिर हमारी जो अप्रोच होगी दैट विल बी बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, एंटायर जो प्रोसेस है, पूरी प्रॉब्लम है, उसमें कितना ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में ब्रेकअप होने के बाद वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, बॉटम अप मतलब डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन यू गो फॉर अप्लाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये थॉट यहाँ पर आता है बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच में। दोस्तों समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर एल्गोरिथमिक अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है। जो आज तक हमने लूप्स और बाकी सारे जो प्रोग्राम बनाए, हमने इसी अप्रोच को फॉलो किया है। अब जो आगे की जावा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच होगी, और बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच से मतलब होगा कि प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सिक्योर्ड अप्रोच मानी जाती है ये, और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड सिनारियो। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे की हमारे सामने, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम सपोर्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पर वर्किंग के लिए। ये दो की रोल है। अब तीसरा और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग से मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डेटा सिक्योर्ड नहीं है। जो अभी तक जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, चूँकि मैं ऑब्जेक्ट सेंट्रिक वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि मैं ऑब्जेक्ट और डेटा को क्लब करके विल फॉर्म वन सिंगल एंटिटी, ये वाला थॉट बिना उप्स के नहीं आता कभी भी। तो रूटीन जो प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है उसमें डेटा सिक्योर्ड नहीं होता है, एंड दैट इज मीन्स दैट विल बी द ट्रांसफरेबल बिटवीन टू और मोर नंबर ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर फंक्शन जो है वो डेटा को ऑपरेट करते हैं ओपनली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर। ये थोड़ा सा पार्ट इनसिक्योर माना जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि डेटा सिक्योर्ड नहीं है, सारे फंक्शन में वो ओपनली ट्रेवल करता है, शेयर होता है। तो यहाँ पर एक रिस्क बनी रहती है हमेशा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ही डेटा है। हम ये बोल सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म बोली ना, इसको आप बोलना शुरू कर सकते हो डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही क्या हो गया कि दुनिया की हर लैंग्वेज में डेटा भी होगा और फंक्शन भी होंगे, लेकिन उप्स का जो फोकस है वो प्राइमरी एलिमेंट कौन है? डेटा। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर डेटा सिक्योर्ड है और डिफाइंड मेथड ही उस डेटा से इंटरेक्ट कर पाती है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, जो भी डेफिनेशन में देता हूँ क्लास की, यहाँ पर डेटा और उस डेटा पर काम करने वाली मेथड्स, ये सब एक ही बाउंड्री में क्लब होती हैं। इसलिए इसको थोड़ा सिक्योर्ड मानते हैं अपन, कि कोई भी फंक्शन उठ के, कोई मेथड उठ के सीधे इस डेटा से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ा अंतर है कि यहाँ सब कुछ फंक्शन ओरिएंटेड होता है, और यहाँ पे वो टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड्स। क्लास बॉडी में डिफाइन होने वाले फंक्शन को हम अब क्या बोलते हैं? मेथड्स। तो रूटीन लैंग्वेज में उसको फंक्शन बोला जाता है जब वो क्लास डेफिनेशन में नहीं होगा, एक ओपन फंक्शन होगा कहीं पर भी। वो पाइथन भी सपोर्ट करती है, C++, बिना क्लासेस की प्रोग्रामिंग सपोर्ट करते हैं। जावा में तो मेन भी कहाँ पर है? क्लास बॉडी के अंदर है।
तो जावा हर जगह किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है, मेथड टर्म का। तो ये मेथड वाली बात समझना जरूरी है कि जो भी मेथड, जो भी डिफाइंड फंक्शन होंगे किसी क्लास बॉडी के, दे विल बी अलाउड टू इंटरेक्ट विद द डिफाइंड डेटा। क्लियर? तो जो डेटा हमने लिया है उस पर काम करने वाली मेथड्स। क्लियर? इसीलिए सिक्योर्ड थोड़ी सी अप्रोच मानी जाती है। फिर आता है कोड रीयूजेबिलिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डेटा सिक्योरिटी एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज कोड रीयूजेबिलिटी। तो डेटा सिक्योरिटी तो हमने डेटा हैंडलिंग के तरीके समझ ली कि मैं जब क्लास ऑब्जेक्ट में क्लब कर दूंगा चीज़ों को, मेथड को, डेटा को, तो थोड़ा सा हम डेटा सिक्योरिटी मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है डेटा कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम अगर आपने बना रखा है और अगर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं क्लासेस को रीडिफाइन कर सकता हूँ, रीयूज़ कर सकता हूँ इन सो मेनी प्लेसेस। एक बनी बनाई क्लास को, एक एग्जिस्टिंग बिहेवियर को मैं एड ऑन कर सकता हूँ, कोई एट्रीब्यूट एड ऑन कर सकता हूँ, फंक्शनलिटी एड ऑन कर सकता हूँ, एक नया बिहेवियर में डिफाइन कर सकता हूँ, पुराने को अपडेट करे बिना, एग्जिस्टिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करे बिना। तो इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट है उसका अपना फिक्स बिहेवियर है, मैं चाह रहा हूँ कि नए ऑब्जेक्ट में नया बिहेवियर आए, तो हम उसी क्लासेस को एक्सटेंड कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो रीयूजेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है उप्स का। यहाँ पर कोई बनी बनाई क्लास को मैं रीयूटिलाइज कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट क्लास विच आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लासेस। क्लियर? जिनको हम लोग कैसा बता पाएंगे, डिराइव्ड क्लासेस, जो एग्जिस्टिंग क्लास है बेस क्लास के डेटा को या उसके फंक्शन को रीयूटिलाइज कर पाएगी, रीडिफाइन कर पाएगी। ये पावर आता है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, चूंकि फंक्शन ओपन है, फंक्शन खुले रूप में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी की मैक्सिमम पावर फंक्शन है बस, एंड दैट इज अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। क्लियर? वो अप टू लिमिटेशन है उसकी यहाँ पर कि वो एक फिक्स क्राइटेरिया के अंदर वर्कआउट कर पाएंगे, बट देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन रिलेटेड टू द डेटा, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पर क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी हम अचीव करते हैं थ्रू क्लासेस और इनहेरिटेंस। क्लासेस मतलब 2, 3, 4 क्लासेस है, एंड नाउ वी कैन यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। एक क्लास को दूसरी क्लास में डिराइव करो, इनहेरिट करो, दैट मीन्स वी कैन फॉर्म अ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस और अमंग नंबर ऑफ क्लासेस। क्लियर? ये थॉट यहाँ पर आता है इनहेरिटेंस के साथ में। तो इतना क्लैरिटी से बोलना आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि जब इनहेरिटेंस की बात होगी तो दैट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर ऑफ क्लासेस। और जब रिलेशनशिप डिफाइन करता हूँ तो मेनली ये फोकस करती है डेटा पे, डेटा की शेयरिंग। और फंक्शन तो मैं एज इट इज़ रीयूज़ कर पाता हूँ, रीयूटिलाइज कर पाता हूँ। तो दोस्तों ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट की पार्ट है जिनके बेसिस पर हम बोल पाते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या डिफरेंस है। मैंने बता दिया बेसिक यूनिट में, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ शॉर्ट में बिल्कुल। यहाँ बेसिक यूनिट फंक्शन प्रोसीजर है, उप्स में वो क्लास ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा इंट्रैक्शन में। यहाँ टॉप डाउन अप्रोच है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, यहाँ पर बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच है, प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करो, देन यू कैन प्लान रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म थी। थर्ड डेटा हैंडलिंग, डेटा सिक्योर्ड नहीं है, ये ट्रेवल करता ओपनली बिटवीन 2 फंक्शंस और अमंग नंबर ऑफ फंक्शंस, जबकि यहाँ पर डेटा कैसा सिक्योर्ड है, स्पेसिफिक मेथड ही उस डेटा से इंटरेक्ट कर पाएगी, क्योंकि क्लास टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि डेटा और मेथड, एसोसिएटेड मेथड जो कि उस डेटा पर सेंट्रिक हो, डेटा से रिलेटेड हो, उन पे काम कर पाए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या बताती है कि यहाँ पर तो फंक्शन लेवल का रीयूज़ कर पाते हो आप, किसी फंक्शन का बिहेवियर रिपीटेडली यूज़ होगा तो उस लेवल की रीयूजेबिलिटी यहाँ दिखती है आपको। लेकिन एंटायर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को अगर मुझे रीयूटिलाइज करना हो
तो फिर हम क्लास, इनहेरिटेंस, इन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। चूंकि अब हम जावा में अपनी भूमिका बना रहे हैं कि कैसे हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में काम करेंगे, क्योंकि यही सब कुछ आपको आगे सपोर्ट करेगा। जब हम एडवांस लेवल की जावा को देखेंगे या डेवलपर लेवल पे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, तब आपको यही कोर कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएंगे। चाहे आप बिगिनर लेवल पे शुरुआत कर रहे हो या फिर आप डेवलपर लेवल पर आगे बढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट अभी हमारे साथ चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।